आप जानते हैं कि मेनली हम इसमें पढ़े किसके बारे में रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या भारत का संविधान। इंडियन पॉलिटी में क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है? आवाज थोड़ी सी अलग आ रही है भाई, थोड़ी सी अलग आएगी क्योंकि आज स्टूडियो चेंज है। ठीक है, वैसे नॉर्मली ठीक है, मैं रोज अपने घर से ही क्लास लेता हूं, अपने ही स्टूडियो से, लेकिन आज इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से मैं करियर से ही आकर क्लास ले रहा हूं, तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत आवाज में आपको इको सुनाई दे रही होगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आवाज नहीं आ रही होगी, आवाज यहाँ पे पूरी तरीके से ठीक है। ठीक है, और माइक जो है वो वाला नहीं है जो नॉर्मली हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सर इंडिया मैच हार गई, जी हाँ बिल्कुल हार गई, और बुरी तरीके से हारी है ना। इसको कहते हैं 100 सुनार की और एक लोहार की। आप जानते हैं अभी तक आईसीसी वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मुकाबला 12 बार हो चुका था ना, 7 बार 50-50 फॉर्मेट, जो 50 ओवर का फॉर्मेट होता है, उसमें इंडिया और पाकिस्तान की भिड़ंत हो चुकी थी, और 7 बार इंडिया विजयी हुई, इंडिया को जीत मिली और पाकिस्तान हारा। इसके बाद 2020 में इससे पहले 5 बार भिड़ंत हो चुकी थी, 5 बार इंडिया जीती और पाकिस्तान हारा, यानी कि 12 मुकाबले हो चुके थे। ठीक है, कहीं ना कहीं ये आपको याद दिलाएगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना मोहम्मद गौरी, और मैं आपसे कहूंगा कि भाई मोहम्मद गौरी बार बार पृथ्वीराज चौहान पर अटैक किया करता था और बार बार हार जाया करता था, लेकिन एक बार मोहम्मद गौरी ने भी उलटफेर किया और तराइन के दूसरे युद्ध में पराजित कर दिया पृथ्वीराज चौहान को। अरे कोई बात नहीं, बट दिस इज अ गेम। ये तो केवल और केवल एक गेम है, एक खेल है, और कुछ भी हो सकता है खेल में, ये तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो बस क्रिकेट एक खेल है, वो बात अलग है कि इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच होता है, जो गेम होता है, उसको हम खेल नहीं बल्कि उसको हम युद्ध के नजरिए से देखते हैं, या फिर हम उसे एक बैटल के नजरिए से देखते हैं। इस वजह से हमें अच्छा नहीं लगा कि इंडिया हारा तो हारा, और ऊपर से पाकिस्तान ने 10 विकेट से हरा दिया भारत को। 152 रन का लक्ष्य दिया था इंडिया ने पाकिस्तान को अचीव करने के लिए, जो मात्र लगभग 18 ओवर में ही कमाल कर दिया। और आप जानते हैं कि जो सलामी बल्लेबाज थे पाकिस्तान के, उन दोनों ने ही, ओपनर्स में ही सारे के सारे रन चीज कर लिए बड़े आसानी से। और इस समय जो पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस होगा पूरे के पूरे चरम पर होगा। बहुत बेहतरीन शुरुआत हुई है, इंडिया की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रही है, बट ये आप जानते हैं कि इंडियन टीम में काबिलियत की कोई कमी नहीं है, इसीलिए आप टेंशन मत लीजिए। अभी मैचेस और भी हैं, और अभी तो श्रृंखला शुरू ही हुई है, तो आगे चलकर चीजें और थोड़ी सी बेटर हो जाएंगी। चलिए खैर, एनीवेज, तो कल का मैच हुआ, अच्छा हुआ, हमने अच्छी तरीके से देखा, खेल स्पिरिट के साथ देखा, दुश्मनों के नजरिए से नहीं देखा। तो कोई बात नहीं, अब जो भी सर्कमस्टांसेस रहे, जो भी सिचुएशन रही, चाहे वो अब ड्यू का फैक्टर कहिए, चाहे आप टॉस हारने का फैक्टर कहिए, या भारतीयों की खराब बल्लेबाजी और खराब गेंदबाजी, मैं कहूंगा स्पेशली बल्लेबाजी तो खैर लड़खड़ाई ही, हालांकि विराट कोहली ने संभाला किसी हद तक, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के मैच में 151 रन कभी भी पर्याप्त नहीं होते हैं, और यदि होते भी हैं तो फिर हमारी गेंदबाजी और क्षेत्र रक्षण, जो फील्डिंग है, वो बहुत बेहतरीन होना चाहिए, जो कि कल हमें देखने को नहीं मिला। बस कोई बात नहीं, चलता है जी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या भारत का संविधान, और आप जानते हैं कि भारत के संविधान में हमें संविधान के भाग और अनुच्छेद करने होते हैं। आज हम शुरू करेंगे पढ़ना, डाल लीजिए, पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का भाग 5। मैंने आपको बताया था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और विभिन्न एग्जाम्स में पूछे जाने वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ही पार्ट, यानी कि जब आप एग्जाम देने जाएंगे, जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जाएंगे, तो आपको सबसे ज्यादा जो प्रश्न की पूछे जाने की संभावना होगी, वो कहां से होगी? संविधान के भाग 5 से, यानी कि पार्ट 5 से। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे लंबा भाग है, सबसे बड़ा भाग है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे कि हमें इसमें क्या पढ़ना होता है। संविधान के पार्ट 5 में, भाग 5 में हम पढ़ते हैं किसके बारे में? यूनियन के बारे में। यूनियन का मतलब आप जानते हैं हिंदी में क्या होता है? संघ होता है। और यहां पर यूनियन से या संघ से हमारा क्या मतलब है? तो ध्यान रखेंगे, यहां पर यूनियन या संघ से हमारा मतलब है हमारे देश के सेंट्रल प्रोविजंस से, यानी कि केंद्रीय प्रावधानों से। आप जानते हैं कि इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, भारत राज्यों का संघ है। भारत के अंदर विभिन्न राज्य हैं, आप जानते हैं 28 राज्य हैं, और उन्हीं 28 राज्यों और साथ में 8 संघ शासित प्रदेशों का ही एक संघ है, एक यूनियन है क्या? इंडिया। तो यहां पर हम वो प्रोविजंस पढ़ेंगे, वो प्रावधान पढ़ेंगे जो केंद्र के लिए एप्लीकेबल होंगे, जिसे हम संघ कहते हैं, जिसे हम सेंटर कहते हैं, जिसे हम केंद्र कहते हैं। वो सारे के सारे प्रावधान हमें पढ़ने हैं भाग 5 में। ये हमारे संविधान का सबसे बड़ा भाग है, जिसे हमें पढ़ना होता है आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक। संविधान के अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक ही हमें क्या करना होता है? हमें पढ़ना होता है संविधान का भाग 5। ये मैं आपको इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि आपके एग्जाम के लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण चीज रहेगी, क्योंकि आपको कहीं से क्वेश्चंस मिले ना मिले, लेकिन आपको भाग 5 से क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है जी। तो मैंने कहा कि हमें
संविधान के भाग 5 में पढ़ना होता है यूनियन के बारे में या फिर संघ के बारे में, जो कि आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक है। आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक हमें पढ़ना होता है संविधान का भाग 5, जिसमें हम पढ़ते हैं संघ के बारे में या फिर जिसे आप केंद्र कहते हैं, जिसे आप सेंटर कहते हैं, जिसमें हमें सारे के सारे सेंट्रल प्रोविजंस पढ़ने होते हैं या केंद्रीय प्रावधान पढ़ने होते हैं। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि हमारे देश में जो सत्ता का बंटवारा किया गया है या जो पावर शेयरिंग की गई है वो 3 इंडिपेंडेंट बॉडीज में की गई है। और वो 3 इंडिपेंडेंट बॉडीज मैंने आपको कौन कौन सी बताई थी? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, यानी कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और उसके 3 लेवल्स बताए थे, उसके मैंने आपको 3 स्तर भी बताए थे। और मैंने आपको बताया था एक होता है सेंट्रल लेवल, एक होता है केंद्रीय स्तर, एक होता है स्टेट लेवल, एक होता है राज्य स्तर, और एक होता है लोकल गवर्नमेंट या फिर लोकल गवर्नेंस, जिसे हम स्थानीय स्वशासन या स्थानीय सरकार कहते हैं। तो क्योंकि हमें पढ़ना है यूनियन में किसके बारे में? सेंट्रल प्रोविजंस के बारे में, केंद्रीय प्रावधानों के बारे में, तो ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे संघ की कार्यपालिका यानी कि केंद्र की कार्यपालिका, जिसे आप कह सकते हैं एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन। संघ की कार्यपालिका, सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन या संघ की कार्यपालिका। उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन या संघ की विधायिका, लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन या संघ की विधायिका। और फिर तीसरी इंडिपेंडेंट बॉडी जिसमें हम पढ़ेंगे अबाउट जुडिशरी ऑफ यूनियन या संघ की न्यायपालिका, एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन, उसके बाद लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन और उसके बाद जुडिशरी ऑफ यूनियन। तो सबसे पहले संघ की कार्यपालिका, उसके बाद संघ की विधायिका और फिर उसके बाद संघ की न्यायपालिका। हमें पढ़ने हैं आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक, अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। और ध्यान रखेंगे जब हम अनुच्छेद 52 से 151 तक पढ़ते हैं तो वही इजी टू अंडरस्टैंड करने के लिए, या फिर भाई आप जानते हैं आर्टिकल्स को याद करना बेहद मुश्किल है ना, बेहद मुश्किल से आप आर्टिकल्स याद कर पाएंगे। और आर्टिकल्स को याद करने में आसानी हो जाए या फिर उसे आसान बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? 52 से लेकर 151 तक के आर्टिकल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 3 पार्ट्स का मतलब एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी में, ठीक है। सबसे पहली चीज ध्यान में रखेंगे, जब हम पढ़ेंगे संघ की कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन, तो हमें पढ़ना है आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 78 तक, यानी का मतलब अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 78 तक हम बात करेंगे एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन यानी कि संघ की कार्यपालिका के बारे में। इसके बाद हमें पढ़ना है लेजिस्लेचर, जो हम पढ़ेंगे आर्टिकल 79 से लेकर 123 तक। आर्टिकल 79 से लेकर 123 तक हम पढ़ेंगे लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन यानी कि संघ की विधायिका। और फिर आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक हम पढ़ेंगे अबाउट जुडिशरी या फिर न्यायपालिका के बारे में। इन 3 महत्वपूर्ण पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं किसको? भाग 5 को, पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज यूनियन, दैट इज संघ है। अब यदि मैंने आपसे कहा कि हमें सबसे पहले पढ़ना है एग्जीक्यूटिव या संघ की कार्यपालिका, तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि संघ की जो कार्यपालिका है वो किस किस से मिलकर बनी होती है। आपको याद है मैंने आपको बताया था लेजिस्लेचर या विधायिका का काम होता है टू मेक लॉस, कानून बनाना या विधि का निर्माण करना। उस बनाए हुए कानून को अप्लाई करने का या लागू करने का काम किसका है? एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका का। और फिर उन निर्मित या लिखित कानूनों की व्याख्या करना और उनसे संबंधित जितने भी डिस्प्यूट्स और विवाद होते हैं उनका निपटारा करना या उनका हल करने का काम किसका है? जुडिशरी का है। तो यदि मैंने कहा कि हम सबसे पहले पढ़ेंगे एग्जीक्यूटिव, तो ध्यान में रखेंगे एग्जीक्यूटिव किस किस से मिलकर बना है? सबसे पहले द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत का राष्ट्रपति, साथ के साथ नोट करते हुए चलिएगा भाई। सेकंड, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का उपराष्ट्रपति। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसे आप हिंदी में लिख सकते हैं प्रधानमंत्री एवं संघ का मंत्री परिषद। पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि प्रधानमंत्री और संघ का मंत्री परिषद। और इसी में हम पढ़ते हैं किसके बारे में? अबाउट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी। तो सबसे पहले हमने बात की संघ की कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन के बारे में।
ठीक है। एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन या संघ की कार्यपालिका, और संघ की कार्यपालिका मिलकर बनती है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसके मंत्री परिषद और अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी से। इन सभी लोगों के बारे में हम पढ़ेंगे किसमें, एग्जीक्यूटिव में या कार्यपालिका में। अब हमारा अगला काम क्या होगा, अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, आर्टिकल 52 से लेके 78 तक के जो आर्टिकल्स हैं इन्हें हम क्या करते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और अटॉर्नी जनरल में डिवाइड कर लेते हैं। कहने का मतलब ये सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल्स याद करने का तरीका है। यदि आर्टिकल पर्टिकुलरली याद नहीं होता है तो आप आर्टिकल्स की रेंज याद कर लीजिए। रेंज का मतलब है यदि आपसे कहा जाए प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, तो आपको पता होना चाहिए राष्ट्रपति के बारे में हम पढ़ते हैं आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक, तो अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक, अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक हम बात करेंगे अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में। उसके बाद सर अटॉर्नी जनरल का क्या काम होता है, मेरे भाई क्या आपको यह पता है कि राष्ट्रपति का क्या काम होता है, क्या आपको यह पता है उपराष्ट्रपति का क्या काम होता है, क्या आपको यह पता है प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद का क्या काम होता है। ये तो आपको तभी पता चलेगा जब मैं आपको बताऊंगा, और अभी तो मैंने इनके बारे में आपको पढ़ाना शुरू ही नहीं करा। जब मैं अटॉर्नी जनरल आपको पढ़ाऊंगा तो फिर आप ये सवाल करेंगे कि सर अटॉर्नी जनरल का क्या काम होता है, क्योंकि वो हम तब पढ़ेंगे जब हम अटॉर्नी जनरल के बारे में बात करेंगे ना। इसके बाद अगला होता है वाइस प्रेसिडेंट या उपराष्ट्रपति, और आप जानते हैं आर्टिकल 63 से लेकर 71 तक हम बात करेंगे किसके बारे में, वाइस प्रेसिडेंट या उपराष्ट्रपति के बारे में। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसके बारे में हम बात करेंगे आर्टिकल 74 और 75 में। आर्टिकल 74 और 75 में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री और उसके मंत्री परिषद के बारे में, और फिर अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी के बारे में चर्चा होगी आर्टिकल 76 में, अनुच्छेद 76। आर्टिकल 76 अनुच्छेद 76। इन सबसे मिलकर बनता है एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन या संघ की कार्यपालिका। इन सबसे ही मिलकर बनी है संघ की कार्यपालिका, यानी कि एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन। उसके बाद हम पहुंचते हैं लेजिस्लेचर या विधायिका, और ध्यान रखेंगे लेजिस्लेचर या विधायिका में हम बात करते हैं किसके बारे में, पार्लियामेंट के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट, या जिसे आप हिंदी में क्या कहते हैं, संसद। पार्लियामेंट या संसद, और आप जानते हैं कि जो हमारी संसद है वो किस किस से मिलकर बनी होती है। संसद का अभिन्न अंग होता है भारत का राष्ट्रपति, दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके अलावा संसद में होती है लोकसभा और एक होती है राज्यसभा। तो आप जानते हैं कि जो हमारी संसद है वो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। हमारी संसद बाइकैमरल है। बाइकैमरल का मतलब है द्विसदनीय है। द्विसदनीय का मतलब है हमारी संसद में दो हाउस हैं, दो सदन हैं। एक जो कि लोकसभा कहलाता है, जिसको हम लोअर हाउस या निम्न सदन कहते हैं, या फिर इसको हम हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं। दूसरा होता है राज्यसभा, जिसे हम उच्च सदन कहते हैं, अपर हाउस कहते हैं, और राज्यसभा को ही हाउस ऑफ स्टेट भी कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे जब हम बात करेंगे पार्लियामेंट की, तो पार्लियामेंट आर्टिकल 79 में हम पढ़ेंगे, राष्ट्रपति है 52 में, लोकसभा है 80 में, सॉरी लोकसभा है 81 में, और राज्यसभा है 80 में। और फिर उसके बाद बात होगी अबाउट द जुडिशरी ऑफ यूनियन, संघ की न्यायपालिका, जिसमें हम पढ़ेंगे अबाउट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या भारत का सर्वोच्च न्यायालय, आर्टिकल 124। और सुप्रीम कोर्ट और उसके संबंधित सभी प्रावधानों के बारे में हमें 124 से 147 तक पढ़ना है। लोकसभा के मेंबर्स कौन इलेक्ट करता है? वाह क्या सवाल है। अरे भाई लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो हम लोग इलेक्ट करते हैं, भारत की जनता इलेक्ट करती है। आपको नहीं पता 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए थे और हम सबने नारा लगाया था एक बार फिर मोदी सरकार, और जनता ने जाकर वोट किया था। अब चाहे लोकसभा के मेंबर्स हो चाहे विधानसभा के मेंबर्स हो, राज्य में जनता इलेक्ट करती है भाई। भारत की जनता जनार्दन ही इलेक्ट करती है। विधानसभा के इलेक्शंस में भी विधानसभा के मेंबर्स यानी कि हमारे एमएलए और एमपी। इसके बाद इसी भाग में हम पढ़ेंगे अबाउट सीएजी कैट।
जो कौन है बेसिकली, जो कौन कहलाता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का, इसे हिंदी में कहते हैं नियंत्रक महालेखा परीक्षक। नियंत्रक महालेखा परीक्षक आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक होता है नियंत्रक महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। जल्दी से नोट कर लीजिए, उसके बाद हम पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन, संघ की कार्यपालिका, और संघ की कार्यपालिका में आप जानते हैं हम सबसे पहले बात करेंगे अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के बारे में। आर्टिकल 79 क्या है? आर्टिकल 79 में है पार्लियामेंट, संसद। नोट कर लिया है? बहुत बढ़िया। विधानसभा और विधान परिषद क्या है मेरे भाई? वो आप पढ़ेंगे संविधान के भाग 6 में, जब हम स्टेट के बारे में बात करेंगे, जब हम राज्य के बारे में बात करेंगे। अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? केंद्र के बारे में, संघ के बारे में। चलिए जी, फिर करते हैं स्टार्ट। हेडिंग डाल लीजिए सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन। संघ की कार्यपालिका। सबसे पहले लिख लीजिए एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन, संघ की कार्यपालिका। और संघ की कार्यपालिका में सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्रेसिडेंट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एक आध क्वेश्चन राष्ट्रपति से संबंधित जरूर पूछ लिया जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया भी कि पूरे के पूरे सिलेबस में, पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज पढ़ने के लिए हमारे पास क्या है? संविधान का भाग 5 पार्ट 5। हेडिंग डाल लीजिए प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक, आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 62 तक हम बात करते हैं अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के बारे में। लिखिए सबसे पहले आर्टिकल 52 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुच्छेद 52। आर्टिकल 52 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान का अनुच्छेद 52 क्या कहता है? आर्टिकल 52 क्या कहता है? अनुच्छेद 52 लिखिए। आर्टिकल 52 में लिखा है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हिंदी में लिखेंगे भारत का एक राष्ट्रपति होगा। देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए भारत के राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है या किस आर्टिकल में है, तो बिना सोचे समझे आप तुरंत उत्तर करेंगे आर्टिकल 52 अनुच्छेद 52। देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हिंदी में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी कि पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति का पद का ही उल्लेख किया गया है आर्टिकल 52 में। और लिखेंगे द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। और हम सब जानते हैं राष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है। द पोस्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। राष्ट्रपति का पद अमेरिकी संविधान से लिया गया है। तो जिस तरीके से अमेरिका में एक राष्ट्रपति होता है, उसी तरीके से हमने भी संविधान के अनुच्छेद 52 के तहत भारत के लिए एक राष्ट्रपति के पद का सृजन किया है या एक राष्ट्रपति का पद बनाया है। अगला पॉइंट लिखेंगे ही इज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। इसे भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है। ही इज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया।
इसे भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है। तो आप जानते हैं भारत का राष्ट्रपति ही भारत का क्या होता है, फर्स्ट सिटीजन होता है या प्रथम नागरिक होता है। नेक्स्ट अगला लिखिए आर्टिकल 53। आर्टिकल 52 एक बार फिर से बोल रहा हूं, मैंने कहा आर्टिकल 52 में है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और मैंने आपको बताया है कि ही इज कंसीडर्ड एज फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, इसी को भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है। और ये जो पद है ये हमने कहां से लिया है, दैट पोस्ट हैज बीन टेकन और अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। नेक्स्ट आर्टिकल 53 लिखेंगे ऑल द पावर of executive, all the power of executive vests in the president of India. All the power of executive vests in the president of India. हिंदी में लिख सकते हैं कार्यपालिका की सभी शक्तियां, कार्यपालिका की सभी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं। कार्यपालिका की सभी शक्तियां, कार्यपालिका की सभी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं। ऑल द पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव वेस्ट्स इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कार्यपालिका की सभी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं। कहने का मतलब लिखेंगे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन। लिखेंगे भारत का राष्ट्रपति ही संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। भारत का राष्ट्रपति ही संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन। इसीलिए आपसे पूछेंगे हु इज the jure head of union, who is the jure head of union? the jure का मतलब होता है by law, यानी कि विधि के तहत, यानी कि कानून के तहत। by law the jure यानी कि विधि के तहत हमेशा ध्यान रखेंगे संघ का अध्यक्ष होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति। The jure head of union is always the president of India by law. संघ का अध्यक्ष सदैव भारत का राष्ट्रपति होता है। लेकिन यदि आपसे पूछें who is the facto head of union, तो ध्यान रखेंगे the facto का मतलब होता है प्रैक्टिकली, यानी कि हिंदी में लिख सकते हैं वास्तविक रूप से। Who is the facto head of union, यानी कि प्रैक्टिकली या वास्तविक रूप से संघ का अध्यक्ष कौन होता है? तो ध्यान रखेंगे बाय लॉ, विधि के तहत, या द ज्यूर हेड ऑफ यूनियन इज ऑलवेज द प्रेसिडेंट। कहने का मतलब कानून के तहत तो संघ का अध्यक्ष सदैव भारत का राष्ट्रपति है, लेकिन प्रैक्टिकली ये सारी की सारी पावर किसके पास होती है? प्राइम मिनिस्टर के पास। तो संविधान के तहत तो संघ का अध्यक्ष भारत का राष्ट्रपति है, लेकिन प्रैक्टिकली संघ की कार्यपालिका की सारी शक्तियां किसके पास होती हैं? प्रधानमंत्री के पास होती हैं। लेकिन संवैधानिक रूप से संघ की कार्यपालिका की सारी शक्तियां राष्ट्रपति में ही निहित होती हैं। और आप जानते हैं कि जो भारत का प्रशासन चलता है या भारत का शासन चलता है वो सदैव राष्ट्रपति के ही नाम से चलाया जाता है। डी फैक्टो का मतलब होता है प्रैक्टिकली, वास्तविक रूप से। और क्योंकि मैंने कहा कि संवैधानिक रूप से संघ की कार्यपालिका की शक्तियां की सारी शक्तियां राष्ट्रपति के ही पास होती हैं, इसीलिए लिख लीजिएगा यहीं पर एज पर आर्टिकल 77
लिखिए एज पर आर्टिकल 77 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुच्छेद 77 के तहत, लिखिए एज पर आर्टिकल 77 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान के अनुच्छेद 77 के तहत, लिखिए द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन विल बी रन बाय द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन विल बी रन बाय द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 77 के तहत लिखेंगे संघ का प्रशासन, अनुच्छेद 77 के तहत संघ का प्रशासन राष्ट्रपति के नाम से ही चलाया जाएगा, संघ का प्रशासन राष्ट्रपति के नाम से ही चलाया जाएगा। नेक्स्ट, अगला लिखिए आर्टिकल 54 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुच्छेद 54। हाँ जी, अगला होता है आर्टिकल 54 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुच्छेद 54, जिसमें है, लिखेंगे इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, आर्टिकल 54। सबसे पहली चीज तो हमें यह ध्यान रखनी है और सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि जो भारत का राष्ट्रपति है वो इलेक्टेड है या अपॉइंटेड है। कहने का मतलब भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है या उसकी नियुक्ति होती है या वो मनोनीत होता है। ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखेंगे, देयर इज अ प्रोविजन ऑफ, ठीक ही लगा, देयर इज अ प्रोविजन ऑफ इलेक्शन फॉर द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन का प्रावधान होता है। कहने का मतलब जो भारत का राष्ट्रपति है वो इलेक्टेड होता है, अपॉइंटेड नहीं। सबसे पहली चीज तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। लेकिन यदि राष्ट्रपति के लिए इलेक्शन होते हैं या निर्वाचन होते हैं तो ये इलेक्शन, दूसरी चीज आपको ये ध्यान में रखनी है, ये डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं या इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन या जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं अप्रत्यक्ष निर्वाचन। इलेक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट इलेक्शंस और एक इनडायरेक्ट इलेक्शंस। दोनों में अंतर क्या है? ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शंस उन इलेक्शंस को कहते हैं जिसमें डायरेक्टली भारत की जनता वोट करने के लिए जाती है या जनता के द्वारा जिसमें मतदान किया जाता है या वोट किया जाता है, उन्हें कहते हैं डायरेक्ट इलेक्शंस। लेकिन आप जानते हैं कि राष्ट्रपति के लिए तो भारत की जनता वोट करने नहीं जाती है, हम लोगों को तो मतदान करने का अधिकार नहीं होता है। इसका मतलब यह है इनडायरेक्ट इलेक्शंस या अप्रत्यक्ष निर्वाचन। लेकिन यदि हम लोग राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने नहीं जाते हैं तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि राष्ट्रपति को वोट करने के लिए जाता कौन है। तो ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति को वोट करने के लिए राष्ट्रपति का एक क्या होता है, इलेक्टोरल कॉलेज या निर्वाचक मंडल। और वही जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, वही जो निर्वाचक मंडल होता है, उसमें कौन कौन शामिल होता है? ध्यान रखेंगे, सबसे पहले इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, हिंदी में लिखिए संसद के निर्वाचित सदस्य। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, संसद के निर्वाचित सदस्य। अब यदि मैंने कहा कि संसद के निर्वाचित सदस्य, तो भाई संसद में तो लोकसभा भी है,
और राज्यसभा भी है। और आप जानते होंगे लोकसभा के सभी इलेक्टेड मेंबर्स राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और राज्यसभा के सभी इलेक्टेड मेंबर्स भी राष्ट्रपति के चुनाव या राष्ट्रपति के निर्वाचन में पार्टिसिपेट करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल है कि लोकसभा में कितने मेंबर होते हैं? भाई लोकसभा में 545 मेंबर हैं। उन 545 मेंबर्स में से 543 मेंबर्स हैं इलेक्टेड और 2 एंग्लो इंडियंस हैं, 2 आंग्ल भारतीय हैं जो इलेक्टेड नहीं है, जो कि नॉमिनेटेड है, जो कि मनोनीत है। इसका मतलब यदि लोकसभा में 545 मेंबर्स हैं जिसमें से 543 हैं इलेक्टेड और 2 हैं नॉमिनेटेड, तो राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे केवल 543 मेंबर्स। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्या ये बात क्लियर हो गई सबको? डेफिनेटली हो गई होगी। राज्यसभा पर आते हैं। हमारी राज्यसभा में मैक्सिमम 250 मेंबर्स हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में हमारी राज्यसभा में कितने मेंबर्स हैं? 245 मेंबर हैं। वर्तमान में हमारे राज्यसभा में 245 मेंबर्स हैं या 245 मेंबर्स हैं, जिसमें से ध्यान रखेंगे 233 मेंबर्स इलेक्टेड हैं और 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हमने आयरलैंड से यह प्रोविजन लिया है कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया राज्यसभा से कितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे? 233। तो राष्ट्रपति के इलेक्शन में सबसे पहले पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, यानी कि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, नेक्स्ट इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हिंदी में लिखिए राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो जितने भी हमारे राज्य होते हैं और जिन जिन राज्यों में विधानसभाएं होती हैं, उन सभी विधानसभाओं के जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो सब भी इसमें क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे। और नंबर 3 पर लिखेंगे इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। हिंदी में लिखेंगे दिल्ली एवं पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। हिंदी में लिखेंगे दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो आप जानते हैं कि हर राज्य में तो विधानसभा होती ही है, लेकिन हर राज्य के साथ साथ 2 संघ शासित क्षेत्र यानी कि दिल्ली और पुडुचेरी में भी हमारे पास क्या है? विधानसभाएं हैं। दिल्ली में 17 सदस्यों की विधानसभा है, 30 सदस्यों की विधानसभा कहां पर है? पुडुचेरी में। तो यहां के भी जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। सर ओनली दिल्ली एंड पुडुचेरी ही क्यों? क्योंकि मेरे भाई और किसी संघ शासित क्षेत्र में अभी विधानसभा नहीं है। यदि विधानसभा होगी तभी तो विधानसभा के मेंबर्स आएंगे ना। अब जब विधानसभा ही नहीं है तो विधानसभा के मेंबर्स पार्टिसिपेट कैसे करेंगे? समझ गए? जम्मू कश्मीर के नहीं आते हैं मेरे भाई, जम्मू कश्मीर में विधानसभा नहीं है। तो यह है राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज। ये सारे के सारे वो लोग हैं जो राष्ट्रपति के इलेक्शन में क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं।
नेक्स्ट, आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। अच्छा जी, क्योंकि अभी दोबारा मिलना है। एक और लिख लीजिए, आर्टिकल 55 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे, संविधान का अनुच्छेद 55। प्रेसिडेंट की एज कितनी होनी चाहिए, टेंशन मत लीजिए भाई, अभी बता देंगे कितनी होनी चाहिए। लिखेंगे, इसमें है इलेक्शन प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, इलेक्शन प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। यहां पर बात की गई है वो प्रोसेस, वो प्रक्रिया जिससे राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है। सबसे पहली चीज तो ध्यान रखेंगे, दैट प्रोसेस हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो कहां से लिया गया है, वो आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, और ध्यान रखेंगे इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है भाई, ये कहलाता है, लिखेंगे सिंगल ट्रांसफरेबल इनडायरेक्ट वोट सिस्टम। इसे कहा जाता है एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल इनडायरेक्ट वोट सिस्टम, एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए आयरलैंड से एक प्रोसेस लिया गया है जिसे एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली कहते हैं, यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल इनडायरेक्ट वोट सिस्टम कहते हैं। अंतर क्या है भाई, जब हम लोकसभा और राज्यसभा में, जब हम लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचनों में पार्टिसिपेट करते हैं और जाते हैं वोट करने के लिए, चाहे वो लोकसभा के इलेक्शन हो या चाहे वो विधानसभा के इलेक्शन हो, तो हमारे पास मल्टीपल कैंडिडेट्स होते हैं और उन मल्टीपल कैंडिडेट में से हमें किसी भी एक व्यक्ति को वोट कर देना होता है, और जिसको कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो क्या बन जाता है, हमारा एमपी या एमएलए बन जाता है। लेकिन ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति के लिए ऐसा नहीं किया गया है। राष्ट्रपति के लिए प्रेफरेंस सिस्टम होता है, यानी कि यदि एक एमपी या एमएलए राष्ट्रपति के लिए वोट करने के लिए जाएगा तो वो अपनी वरीयता, अपनी प्रेफरेंस रखेगा। वो कहेगा कि मुझे इस नंबर पर ये व्यक्ति क्या है, पसंद है। तो कहने का मतलब यह है कि एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली में प्रेफरेंस सिस्टम होता है और जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा प्रेफरेंसेस दिए जाते हैं वो बनता है राष्ट्रपति। लेकिन आम चुनावों में हम लोग क्या करते हैं, केवल एक व्यक्ति को वोट करके आ जाते हैं और उसी से क्या हो जाता है, चुनाव हो जाता है।